Good morning, everyone. Let's continue with atomic structure. Now, let's start with a quick revision. So, first of all, last time हम लोगों ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स थियरी स्टार्ट की थी, ठीक है। एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो पढ़ी रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर ऑर्बिट इन एन एटम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को कौन सा याद रखने बोला था? 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, unit is in angstrom, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर। एंड सेकंड फॉर्मूला जो मैंने तुम लोगों को याद रखने बोला था, दैट वाज वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट विच इज 2.18 into 10 raised to 8 z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों को याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पॉस्टुलेट्स का टाइम पे दो चीजें डिराइव की थी। पॉस्टुलेट्स के टाइम पे हम लोगों ने गाइस कौन सी चीजें डिराइव की थी? एक तो हम लोगों ने देखा था MVR विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये पार्ट हम लोगों ने देखा था। एंड इसके साथ साथ दूसरी चीज कौन सी हम लोगों ने देखी थी गाइस? इसके साथ साथ हम लोगों ने दूसरी चीज कौन सी देखी थी? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इज should be equal to it should be equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं तीसरी चीज, ठीक है, विच इज एनर्जी, ठीक है। थर्ड विच वी आर गोइंग टू सी इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो किसी भी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो एक लिमिटेशन याद रखो। लिमिटेशन तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी लिख के दी होगी। लिमिटेशन, बोर्स थियरी इज एप्लीकेबल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम गाइस? बोर्स थियरी इज एप्लीकेबल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, करेक्ट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर और एक भी आ गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों को वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखना है। एंड मेजरली जितनी भी थियरीज है या फिर मेजरली जितना भी हम लोग स्टडी किया है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। एंड उसके बाद फिर कॉम्पिटेशनल केमिस्ट्री आ जाती है, जो हम लोगों के सिलेबस में क्या मतलब तुम लोग बहुत दूर दूर तक जाके वो पढ़ोगी भी नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट, ठीक है, ये अभी हम लोगों को निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि इफ आई हैव एन एटम, तो अगर मेरे पास एक एटम है तो इसके पास बीच में एक प्रोटॉन रहने वाला है, सेंटर में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड उसके आजू बाजू में रिवॉल्व करने वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाउ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर सिंस बोर्स थियरी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो वेलोसिटी है गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इट डज possess सम काइनेटिक, इट डज possess सम वेलोसिटी, ठीक है। तो यप, इट डज possess सम मोशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो चीज मोशन possess करती है, विच एनर्जी इट विल possess? जिस चीज के पास वेलोसिटी है या फिर कुछ मोशन करने की टेंडेंसी है, विच एनर्जी इट विल possess? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। इट विल possess काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इट विल possess काइनेटिक एनर्जी। एंड गाइस मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हम लोगों को पता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद मुझे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी दिख रहा है गाइस। कैन यू सी दैट दे डू हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, मतलब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि
Q1 Q2 अपॉन आर। गाइस याद है, ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, mgh ग्रेविटेशन के टाइम पे डेफिनेटली करेक्ट है, बट इतने छोटे सिस्टम के ऊपर ग्रेविटी वर्क ही नहीं करती, तो इसके लिए के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, यस सपूरा, इट इज देयर ऑन यूट्यूब। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इस प्रोटॉन में, ठीक है, इस प्रोटॉन न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स है? जेड प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर एक ही ई का चार्ज रहता है, तो जेड प्रोटॉन के ऊपर कितने चार्ज रहेंगे? जेड ई का। गाइस जेड क्यों यूज कर रहे हैं पता है ना? जेड इज एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें जेड प्रोटॉन्स है, एंड एक प्रोटॉन के ऊपर अगर एक ई का चार्ज है, तो जेड प्रोटॉन्स के ऊपर जेड ई का चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली, तो इसे हम लोग बोल देते हैं Q1, इसे हम लोग बोल देते हैं Q1। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज Q1 बोल देते हैं, विच इज ZE। ठीक है, एंड E के ऊपर, E के ऊपर चार्ज हम लोग बोल देते हैं Q2 है। एंड इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी? तो इसे हम लोग बोलेंगे E, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते। अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ K इन CGS यूनिट। हम लोग सारे कैलकुलेशन CGS यूनिट में कर रहे हैं, तो CGS यूनिट में K की वैल्यू क्या थी? वेरी नाइस, के की वैल्यू सीजीएस यूनिट में 1 थी, तो के 1 हो गया। तो Q1 इज जेड ई, Q2 इज ई अपॉन आर। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कोई शक? ठीक है, अब याद रखो, आर स्क्वायर जो रहता है दैट इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गाइस रिमेंबर दिस, दिस फॉर्मूला इज फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसके लिए है, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें सिर्फ आर आता है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज बाकी है, जो कि है एक माइनस साइन। ठीक है ना, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? लिख देना यहाँ पे नोट। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस, करेक्ट बोल रहे हो। तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इंडिकेट्स दैट दे आर, दे आर बोलने के बदले दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर। तो जो नेगेटिव साइन है वो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम लोगों को इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करना है, तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो। गेटिंग इट? गाइस देखो, जब पॉजिटिव साइन रहता है ना, तो हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, हम लोगों को एनर्जी उसमें से मिलेगी। बट नेगेटिव साइन मीन्स व्हाट? अगर तुम लोगों को इन दोनों को सेपरेट करना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड दिस मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलो। नहीं अमन, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब गाइस देखो, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब काइनेटिक और पोटेंशियल, इसके अलावा भी हम लोग और एक चीज की बात कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ, काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा और कौन सी होती है? एडिशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज, एडिशन ऑफ, धनंजय करेक्ट बोल रहे हो, एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड, हाँ सफूरा करेक्ट बोल रहे हो, मयूर गौरव करेक्ट है। तो टोटल एनर्जी की अभी हम लोग बात करेंगे, किसकी करेंगे बात? टोटल एनर्जी। ठीक है, श्रद्धा करेक्ट बोल रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी की भी हम लोग बात करने वाले हैं, एंड रिमेंबर दिस, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी which is represented by TE, total energy represented by TE is equals to kinetic energy plus potential energy। ठीक है गाइस, तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला लिख के रखा है, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो दीज आर टू फॉर्मूलाज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के टर्म्स में, एंड पोटेंशियल एनर्जी ये
जेड ई स्क्वायर और आर के टर्म्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन दोनों की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर को जेड ई स्क्वायर के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर को जेड ई स्क्वायर के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मुझे बताओ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हम लोगों ने ऊपर ही लिखा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला क्या था, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहा है, ये रिवीजन में हम लोगों ने देखा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसल आउट कर देते, क्योंकि मुझे सिर्फ एम वी स्क्वायर चाहिए। तो व्हाट आई हैव गॉट, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ एम वी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे हाफ चाहिए, तो दोनों साइड से हम लोग हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू हाफ जेड स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी विल बिकम हाफ जेड ई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर। अरे गाइस सॉरी, यहाँ पे एक आर आना चाहिए था जो मैं भूल गया। ठीक है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है गाइस, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? अब इसमें से जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा, 1/2 मतलब हाफ माइनस वन। एंड मुझे बताओ हाफ माइनस वन मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो माइनस हाफ वापस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर is the formula for total energy. Guys, any doubt? सी अगेन, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस की थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस ही की थी, बट तुम लोगों को ये बड़ी बड़ी डेरिवेशंस याद रखनी है क्या, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को फाइनल फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, हम लोगों को लास्ट टाइम उन्होंने वापस इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन की थी, बट इस टाइम रिवीजन कराते वक्त मैंने सिर्फ ये दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज तुम लोगों को रिवाइज करे। क्यों? बिकॉज वो बड़ी चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो, इसलिए वो चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कि फॉर्मूला आया कहाँ से, डायरेक्ट फॉर्मूला तो बाय हार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसा भी काम नहीं चलेगा, इसलिए। ठीक है, वाई माइनस साइन, तो गाइज यहाँ पे भी देखो, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस में, जब कभी तुम लोगों को फिजिक्स में जब आएगा, तो ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या इंडिकेट करेगा ये, माइनस साइन इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करना है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज तो नहीं कर सकते। तो रेडियस, रेडियस के लिए मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था गाइस, याद है? रेडियस का फॉर्मूला क्या था, मतलब याद नहीं होगा तो भी फाइन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब ये रेडियस का फॉर्मूला ऊपर वाले इक्वेशन में लिख दो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी विल बिकम -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बदले अभी अभी मैं लिखूंगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये टू वन जा एंड टू टू जा, मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला में अभी और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो फाइनल फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा गाइस, गाइस तुम लोगों को लिखने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा, डोंट वरी। फाइनल फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, ये 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर एम ऊपर चला गया, जेड और जेड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर और बन जाएगा जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बन जाएगा e⁴ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड विथ अ माइनस साइन, एंड विथ अ माइनस साइन। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम?
अब मुझे बताओ, ये इतना बड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? ये इतना बड़ा फॉर्मूला कंफर्टेबली यूज कर सकते हो जाएगा तुम लोगों से यूज? नहीं, ये बिल्कुल यूज नहीं हो सकता हम लोगों को, हम लोगों के कुछ काम का ही नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आ गया तो एक तो हम लोग केमिस्ट्री छोड़ दें, या फिर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ही छोड़ दे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को वापस सिंप्लीफाई करेंगे। तो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। जब यहाँ पे कांस्टेंट कौन से है, टू कांस्टेंट है, आई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है। तो इन सब की वैल्यूज जब हम लोग पुट करते हैं तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। What is this last total energy? This is the overall energy. This is the overall energy possessed by an electron. ठीक है, इसको टोटल एनर्जी मत ही लिखो, इसे टोटल एनर्जी मत ही लिखो, चाहिए तो सिर्फ एनर्जी लिखो। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी possessed by an electron, ठीक है। एंड इसे हम लोग लिखते हैं एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी possessed by an electron, ठीक है। गाइस, ये डेरिवेशन जेई एडवांस में भी क्यों पूछेंगे तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है, डेरिवेशन कभी पूछेंगे ही नहीं तुम लोगों को, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है, कि तुम लोगों को डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछेंगे, तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है। ओके, तो चलो गाइस, कंप्लीट दिस, आई गेस। टेल मी इफ दिस मच इज इनफ और नॉट। लास्ट वाला फॉर्मूला तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। कॉलेज में भी ये डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी डेरिवेशन वो कॉलेज वाले भी पूछ के क्या करने वाले हैं, क्या मिलने वाला है उनको। और अगर पूछ भी लिया तो मुझे लगता नहीं है इस साल तुम लोगों की कॉलेज की एग्जाम होने वाली है, तो चल। ओके, तो गाइस और ऊपर करना है क्या? देखो, कैन यू सी इट? पूरी डेरिवेशन दिख रही है क्या? ओके, तो चलो। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि तुम लोगों को जूम का ऑप्शन रहता है, तुम लोग जूम कर सकते हो। ओके, जय पटेल, आपने हैंड रेस करके रखा है, कुछ डाउट है क्या आपको, या बाय मिस्टेकन लिए? इसके ऊपर हम लोगों ने रिवीजन का पार्ट लिखा है, तो वो उसके लिए 4-5 लाइन छोड़ दो, चाहिए तो, डजेंट मैटर। एंड गाइस, लेक्चर स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट के अंदर लेक्चर में पहुंच जाओ, ऐसे ट्राई करना हमेशा, ठीक है। वैसे भी मैं लेक्चर पहले 5 मिनट में तो रिवीजन ही कराता हूँ, तो 5 मिनट लेट आ रहे हो तो भी इट इज फाइन, ठीक है। बट 5 मिनट के बाद लेट नहीं आना हो, आओगे ऐसे ही ट्राई करना, ठीक है। तो चलो गाइस, लिखो। ओके, डन। गाइस, लिख के हो गया होगा तो जरा मुझे ऐसे डन करके एक मैसेज सेंड करना। डन डन आज डन। जिनका लिखना बाकी है जल्दी जल्दी लिखो।
What is its purpose? Purpose of derivation is just to understand what we are learning, ठीक है? And actually अगर देखा जाए तो ये हम लोगों को पूछा तो नहीं जाता, मैंने तुम लोगों को बार बार बोला भी है, ठीक है? तो मेजरली सिर्फ हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से, ऐसे डायरेक्ट अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि सी गाइस दिस इज द फॉर्मूला, तुम लोगों को ये सॉल्व करना है, इस फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालना है, तो भी इट इज मोर देन इनफ, ठीक है? इतना भी अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये ऐसे हो रहा है तो भी सफिशिएंट है, तुम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है? बट अगेन फिर वो पढ़ना नहीं होगा, वो रटना हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को रटना नहीं है, चीजों को समझ के भी लेना है, इसलिए डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो चलो गाइस, अब जरा हम लोग एक छोटा सा रिलेशनशिप देखते हैं। हम लोगों ने अभी जो कुछ फॉर्मूलाज निकाले उनका रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इनके बीच का रिलेशनशिप। अब अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, बेटा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर यही था, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला प्लस में है, 1/2 जेड ई स्क्वायर ऑन आर। एंड पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो सेम टोटल एनर्जी जितना ही है, सिर्फ उसमें हाफ नहीं है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इतना ही है, ठीक है गाइस? अब इनके तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है। गाइस मुझे बताओ, अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मैं ये जेड ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हर एक में कॉमन है, कैंसल आउट कर दूं, चलेगा? रेशियो निकालना यहाँ पे सबको आता ही होगा। तो मेरे पास रेशियो क्या आएगा? -12 हाफ इज टू -2, ठीक है गाइस? अब रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, ये भी तुम लोगों को पता ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है? हाउ टू, सॉरी, वो ब्रेन ने आगे का आंसर लिख दिया गलती से, तो -1 करेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड अब पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे हाफ या फिर फ्रैक्शन में आना ही नहीं चाहिए, तो तुम लोगों को इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा -1 is to 1 is to -2, ठीक है गाइस? पूरे रेशियो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जाम में हम लोगों को हमेशा, एग्जाम में हम लोगों को हमेशा टोटल एनर्जी ही पूछेंगे, बट टोटल एनर्जी ना पूछते हुए तुम लोगों के पास टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है? तो एग्जाम में तुम लोगों को टोटल एनर्जी के बदले उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन किया, घुमा के तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पूछी, तो तुम लोग क्या करोगे? टोटल एनर्जी का आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव में, तुम लोग उस नेगेटिव को सिर्फ किस में चेंज करोगे? पॉजिटिव में। गाइस आर यू गेटिंग इट? एज सिंपल एज दैट, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है? अब एग्जाम में अगर तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पूछा, पैनिक होना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के तुम लोग बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, कहाँ पे वो फॉर्मूला, ये किधर तो था ना, जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो उतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे गाइस? उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। उसे टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका डबल कर दो, तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी अपने आप मिल जाएगी। कोई शक? गाइस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी का आता है, बाकी किसी के ऊपर आता नहीं है, ठीक है? एंथैल्पी हो गया है क्या? एंथैल्पी हम लोग इस साल तो मोस्टली ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में ही थोड़ा सा ही उसका टॉपिक आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? चलो ये कंप्लीट करो। एंथैल्पी ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है जो ऑलमोस्ट विल स्टार्ट इन, पकड़ लो अभी क्या चालू है, जून चालू है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड के अराउंड वो स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स, तभी हम लोग एंथैल्पी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एंथैल्पी पढ़ने से कुछ मिलने नहीं वाला है।
चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैं क्वेश्चन दूं तुम लोगों को। शुड आई गिव यू वन फॉर्मूला, सॉरी वन क्वेश्चन। तो ओके, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सेम। यहाँ पे अपॉन आर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद वन फॉर्मूला। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। लेट मी रिस्टार्ट, रिफ्रेश माय सेटअप, जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एंड गाइस इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आएंगे वो तुम लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, बी सेकेंड ऑर्बिट, सी थर्ड ऑर्बिट, एंड डी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की तुम लोगों को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब एनर्जी पूछी जाए कुछ दिमाग में चलाना, टोटल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, एंड टोटल एनर्जी इज नथिंग बट -13.6 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, लिख दो, इसे कंप्लीट करो। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स हाउ मेनी नैनोमीटर। ओके, देखो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स हाउ मेनी नैनोमीटर, वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितने हो जाते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आपको इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁹मीटर, एंड 10⁻⁹मीटर इज नथिंग बट नैनोमीटर, तो 10⁻⁻1 नैनोमीटर। 10⁻⁻1 नैनोमीटर मतलब क्या, तो 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, तो बस दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है गाइस, एक साथ चारों के चारों आंसर सेंड करना, एक एक करके सेपरेट सेपरेट मत सेंड करो प्लीज। तुम लोग सारे आंसर निकालो एंड उसके बाद मुझे एक साथ सेंड करो। श्रद्धा, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। धनंजय, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। आर्यन, सी इज करेक्ट। एक साथ सारे के सारे सेंड करना इफ पॉसिबल। ओके, तो चलो जल्दी 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 सॉल्व करो। सिमरन, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। आर्यन, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। गाइस देखो, मनस्वी, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। दिस इज एच। एच के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है वो तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, विच इज 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहता है। ठीक है, एंड हाँ, तुम लोगों को ये आंसर्स बाय हार्ट ही होने चाहिए, क्यों वो मैं बता दूंगा। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जेड की वैल्यू रहती है 1, सॉरी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू रहती है 1, सेकेंड के लिए एन की वैल्यू हो जाती है 2, थर्ड के लिए एन की वैल्यू हो जाती है 3, एंड फोर्थ के लिए एन की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है, तो तुम लोगों को ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, दैट्स इट। विशाल, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। महक, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। अभिजीत करेक्ट है। अभिजीत, आपने बहुत बड़ा शॉर्टकट यूज किया है, उतना बड़ा शॉर्टकट कृपया यूज ना करें। विशाल, कुछ तो फंबल किया है आपने। ओके, तो गाइस देखो, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, एन स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये बच जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस मैंने ऊपर इसका यूनिट लिखा था ना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ लिखा है, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस आगे बढ़ते हैं। अब बी, बी इज E2 energy in second orbit which is -13.6
इनटू जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर विच इज 1, एंड नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं। इसे जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 16 आ गया, तो 4 4 जा तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सी एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट विच इज -13.6 इंटू 1/9, 3 का स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर है, मुग्धा करेक्ट आंसर है, चैतन्य करेक्ट आंसर है, ओम भूषण करेक्ट आंसर है, क्षितिज कुछ तो मिस्टेक किया है, क्षितिज आपने, ओम आपने भी फोर्थ क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक की है। ओके, तो चलो गाइस, अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 4 बच गए, 4.6 बच गया, तो पॉइंट ऐड किया तो 46 हो गए, 46 तो 9 5 जा 45, 1 बच गया, तो एक और 1 ऐड कर देते हैं, ये 1 1 कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, तो -1.51 electron volt, even this you have to remember. And finally D, which is E4, is equals to -13.6 into z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n फोर्थ के लिए हो जाता है 16, तो 4 का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट मैं 16 ही लिख देता हूँ, एंड इसका आंसर आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस यू हैव टू बाय हार्ट दीज वैल्यूज। ठीक है, अनिशा, गायत्री, ईशान करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू हम लोग माइनस ही लिखने वाले हैं बिकॉज देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और इसको हम लोगों को इधर से बाहर निकालना है, इसको अगर हम लोगों को इधर से बाहर निकालना है मतलब इन दोनों के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक डाउन करना है, तो मुझे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? मुझे इसमें से एनर्जी से देखो, एनर्जी पॉजिटिव रहेगी मतलब क्या, तो ये चीज मुझे एनर्जी देने वाली है, एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या, तो इस चीज को मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझ में से एनर्जी कम होगी एंड आई हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी ओवर हियर। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हम लोग बाद में आगे जाके पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को इतना डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल। ठीक है, तो गाइस जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, बताओ जरा। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग गाइस, इट इज इंक्रीजिंग, व्हाट यू आर सेइंग। देखो नेगेटिव है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा रहता है। एट द सेम टाइम बोर्ड्स का फोर्थ नहीं, थर्ड पॉस्टुलेट में हम लोगों ने लिखा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाता है एनर्जी बढ़ते जाती है, कुछ याद आ रहा है गाइस? बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट। ठीक है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, याद रखो, मैंने तुम लोगों को तभी एक्सप्लेन भी किया था आराम से एकदम। ठीक है, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें मत भूलना। ठीक है, जब ओके, तो अब इस फॉर्मूला का शॉर्टकट देखो गाइस, मैं तुम लोगों को भी एक मस्त शॉर्टकट पढ़ाने वाला हूँ, एंड ये शॉर्टकट तभी काम करेगा जब तुम लोगों को ये पहली 4 वैल्यूज बाय हार्ट होंगी। तो प्लीज मेरे लिए और तुम लोगों के लिए भी ये वैल्यूज बाय हार्ट करना। एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, एनर्जी इन सेकंड इज -3.4, थर्ड -1.5 एंड फोर्थ इज 0.85। ठीक है, ये 4 वैल्यूज याद रखना। अब शॉर्टकट देखो कैसे काम करता है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला था -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। गाइस तुम लोगों ने z स्क्वायर को छोड़ के, z स्क्वायर तो हाइड्रोजन के लिए 1 था, z स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1 था, तो उसे छोड़ के बाकी तो कैलकुलेशन कर लिया है ना। -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, फर्स्ट के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए क्या होगा और फोर्थ के लिए क्या होगा, उतना कैलकुलेशन तुम लोगों ने कर लिया है। सिर्फ z स्क्वायर जो था वो हाइड्रोजन के लिए 1 था, तो वो मल्टीप्लीकेशन रह गया हम लोगों का। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों ने अगर इतना कैलकुलेशन करके रख दिया होगा तो एग्जाम में तुम लोग ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हो, ई एन इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। गाइस आर यू गेटिंग इट? तुम लोगों ने -13.6 डिवाइडेड बाय
एन स्क्वायर का कैलकुलेशन करके रखा है। अगर ये कैलकुलेशन करके रखा है विच इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर देखो ये 1 1 थे, बट तुम लोगों ने डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 16 करके रखा है। तो इतना अगर करके रखा है तो तुम लोग सिर्फ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन यूज करो और उसे मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर से, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है वो मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन में से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो दिस इज द शॉर्टकट विच विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। अगर तुम लोग इसे अच्छे से यूज कर पाए तो याद रखो, शॉर्टकट्स प्रैक्टिस के साथ समझ में आते हैं, कैसे यूज करना है, कब किधर यूज करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। तो आज मैं तुम लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, गूगल क्लासरूम पे तुम लोगों को होमवर्क असाइन हो जाएगा, एंड वो होमवर्क तुम लोगों को करना है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड गाइस मैंने तुम लोगों को बता के रखा है, एररलेस खरीद के रख दो, ठीक है। एररलेस खरीद के रख देना, उसमें से तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं होमवर्क में तो क्वेश्चन दूंगा, वो जरा ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। एररलेस इज क्वाइट सिंपल, एंड तुम लोगों को अभी से, मतलब तुम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से सॉल्व करना होपफुली स्टार्ट किया होगा। उसका भी होमवर्क देने पे मुझे मजबूर मत करना, बिकॉज फिर तुम लोगों को होमवर्क ही बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा। होमवर्क कम लगना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है ऐसे फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो 2015 का भी एडिशन चलेगा, एयरलेस का तुम लोगों के पास कोई भी एडिशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट के लिए भी तुम लोगों को नीट की अलग से एयरलेस मिलती है, एंड जेई के लिए अलग से एयरलेस मिलती है। तो प्लीज अपने प्रैक्टिस के लिए एयरलेस खरीद के रख दो, ठीक है। गाइस आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, 2013 का भी यूएसएस तुम लोगों को चलेगा, एयरलेस सिर्फ होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं। एंड पीवाई क्यू सॉल्व करना, ठीक है। बाय द वे हम लोग बाकी सब बाद में देखेंगे, तो चलो गाइस,
एररलेस की तो मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए एक अलग से पीडीएफ दूंगा और प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को एररलेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यस श्रद्धा, वैसे आप बोल सकते हो। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in fourth shell of lithium +2 आयन, ठीक है। तो गाइज बाय द वे सॉरी बहुत टाइम लग गया कॉल पे, एंड लेट्स कंटिन्यू। अब ये फॉर्मूला, सॉरी ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं तो तुम लोग दो मेथड से कर सकते हो। एक पहले तो एनर्जी इन फोर्थ शेल फॉर लिथियम का फॉर्मूला लिख दो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो तुम लोग -13.6 इंटू, अब लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी आती है, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाती है 3, एंड फोर्थ शेल है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर विच इज 9 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16, एंड फिर इसे सॉल्व कर दे बैठोगे। चांसेस यही है कि तुम लोगों का आंसर रॉन्ग आएगा, चांसेस यही है, मैं करेक्ट आंसर है, चांसेस यही है कि तुम लोगों का आंसर रॉन्ग आएगा। उसी बदले मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला ई एन इज इक्वल्स टू ई एच मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे तुम लोगों को बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने हैं गाइस, तुम लोगों को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद 16 से डिवाइड कर रहे हैं। रादर व्हाट आई विल सजेस्ट, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फोर्थ ऑर्बिट कितना आया था, -0.85, याद रख दो कितना आई थी, -0.85 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब 9 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी है, 16 से डिवाइड अपने आप हो गया, तुम लोगों को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 9 8 जा 74, तो 4 कैरी फॉरवर्ड ऐड करेंगे तो 76, तो आंसर आ जाएगा -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस इट इज टोटली अप टू यू गाइस कि तुम लोगों को ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है या सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। प्रैक्टिस से तुम लोगों को पता चलेगा कि किसमें तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को शॉर्टकट ही यूज करना है, प्रैक्टिस के साथ तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग शॉर्टकट यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो या नॉर्मल फॉर्मूलाज यूज करने में। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े क्या, समझ में आ गया आंसर। 4 से ज्यादा शेल्स तुम लोगों को पूछेंगे नहीं, 4 के आगे क्वेश्चन आएगा नहीं, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमेशा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़े ऐसा भी नहीं होता। एक क्वेश्चन देता हूँ, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in second shell of helium प्लस आयन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोगों को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है गाइस। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू रहती है 2, तुम लोगों को एन की वैल्यू भी दे दी है 2, सेकेंड शेल जेड भी सेकेंड। गाइस मुझे बताओ, दोनों अगर सेकंड सेकंड है, घाई मत करो, बिल्कुल घाई मत करो, तुम लोग हमेशा आंसर करेक्ट देते हो। आज थोड़े से आंसर रॉन्ग आ रहे हैं, तुम लोग जरा ज्यादा रश कर रहे हो आई गेस, ठीक है। तो गाइस मुझे बताओ, दोनों तो कैंसिल आउट होने वाले हैं, तुम लोग क्यों रश कर रहे हो, दोनों चीजें कैंसिल आउट होने वाली है। यहाँ पे एनर्जी इन सेकेंड शेल निकालने के लिए तुम लोगों का फॉर्मूला क्या रहता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस जेड भी 2 है, एन भी 2 है, दोनों के दोनों डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तुम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला हमेशा यूज करना ही चाहिए, ऐसे कंपल्शन नहीं है। करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट था, कुछ लोगों ने मिस्टेकनली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेंड कर दिया था, ठीक है। तो प्लीज देखो अच्छे से सोचना कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। हमेशा शॉर्टकट यूज करो ही, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी विदाउट शॉर्टकट ये आंसर आ सकते हैं, नंबर जैसे इजी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ ओके गाइस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक से ज्यादा ऑर्बिट क्यों। तो चलो देखो, मुझे बताओ। मेरे पास प्रोटॉन है एंड मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब समझो एक बिल्डर घर बांध रहा है, ठीक है, और उसके पास सिर्फ 10 ही कस्टमर है। मतलब 10 लोग आए कि भाई हम लोगों को घर बांध के दो। तो बिल्डर सिर्फ 10 माले की बिल्डिंग, 10 माले की बोल रहा हूँ, 10 घर रहने वाली बिल्डिंग ही बांधेगा क्या? मतलब 2 माले की बिल्डिंग बांधेगा, हर एक फ्लोर पे 5 घर, हो गया। उसके आगे बांधने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्डर सिर्फ 2 माले की बिल्डिंग बांधता है क्या? अरे बोलो। रहने के लिए अगर लोग कम रहेंगे तो बिल्डर भी छोटी बिल्डिंग बांधता है या बड़ी बिल्डिंग बांध लेता है? बहुत बड़ी बिल्डिंग बांध लेता है। क्यों बांधता है? बिकॉज एक बार बिल्डिंग बन गई तो अगर और लोग आएंगे तो वो भी रह पाएंगे। गाइस गेटिंग इट? एक बार अगर बिल्डिंग बन गई तो बाद में लोग ज्यादा आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली एटम्स भी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई मेरे पास रहने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन रहने दो, बट मैं शेल्स ज्यादा रखूंगा सो दैट अगर उसके बाद एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस रहनी चाहिए। ठीक है, तो जिस किसी का डाउट था आई होप ये क्लियर हो गया कि एटम एक ही होने दो, बट शेल्स जो है वो एक से ज्यादा रहेंगे। अब मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कितना रहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कितना रहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल? बोथ पॉस्टुलेट का पहला पॉस्टुलेट, हाँ वेरी नाइस क्षितेज, विशाल, करेक्ट आंसर है। श्रद्धा, बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट भेजा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल इज इन्फिनिटी। नंबर ऑफ शेल्स कैन गो टिल इन्फिनिटी, याद रखना, ठीक है। ये बोस का फर्स्ट पॉस्टुलेट था। अभी तक हम लोगों ने 7 शेल वाले एलिमेंट्स देखे हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो 7 शेल वाले हैं। बट अगेन अगर 8वां शेल आ गया तो क्या करोगे? तो सिंपली इनफाइनाइट बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, ओके। तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in revolving in ratio of energy of electron revolving in fourth orbit of He plus 2 and and second orbit of Be plus 4। ठीक है, तो चलो ये कैलकुलेट करो। गाइस बाय द वे लास्ट टाइम जो तो अपनी टेस्ट हुई थी कैसे लगी? मतलब अच्छी लगी वो टेस्ट? वापस से नहीं है वैसे कोई टेस्ट तुम लोगों को? लास्ट टाइम जो टेस्ट की तुम लोगों को असाइन की थी, वैसे और एक टेस्ट दोगे प्रैक्टिस के लिए सिर्फ? चलो, तो मैं फिर से एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, चैट पे भेज रहा हूँ। अरे धीरे धीरे, फर्स्ट टेस्ट थी ना तुम लोगों की, तो इजी से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको डिफिकल्ट करते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ओके गाइस, तो अगेन लास्ट टाइम जैसे ही वो टेस्ट पहले से भी कुछ लोगों ने दी हो सकती है, ठीक है। तो यू नेवर नो, मैं एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेता हूँ। हाँ बाय द वे, तुम लोग उस टेस्ट को वापस उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो तुम लोगों को अपना ओरिजिनल स्कोर पता चलेगा, ठीक है। मतलब तुम लोगों का स्कोर और तुम लोगों की रैंक पता चलेगी, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 देनी है ना अभी तुम लोगों को, कौन से टेस्ट देनी है मुझे? ओके मैं देखता हूँ बाद में आराम से, एंड फिर तुम लोगों को असाइन करता हूँ, क्योंकि कुछ गलत पेपर नहीं जाना चाहिए तुम लोगों को। एल चेक, ठीक है। फाइनल रैंक कैसे समझेगी? तो गाइस तुम लोगों को अगर फाइनल रैंक देखनी है तो तुम लोगों को सिर्फ अपने उसी सेम लिंक के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, सेम लिंक के ऊपर क्लिक करो एंड तुम लोगों को अपनी रैंक दिख जाएगी। और अगर तुम मतलब अभी हम लोग ये टेस्ट ऐसे बहुत बार कंडक्ट करने ही वाले हैं, तो ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे तुम लोगों को मिल जाएगा।
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो, खत्म। उसके बाद तुम लोग टेस्ट कभी भी वापस जाके देख सकते हो कि मैंने जो टेस्ट दिए उसमें क्वेश्चंस क्या आए थे, ठीक है। सिमिलरली टेस्ट में मेरी रैंक क्या थी, टॉप 5 कौन थे, तुम लोगों को हमेशा दिखते रहेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर देना, दैट्स इट। चलो गाइस, बहुत लोगों ने आंसर भेजा है 16 एंड ऑल, तो देखते हैं। वेरी नाइस, रैंक 2, नाइस, इंप्रेसिव। हाँ, बट बाद में वो अपडेट होते जाती है गाइस, ठीक है। तो वो अपडेट होती जाती है रैंक, तो जैसे जैसे लोग एग्जाम देंगे वो रैंक चेंज होते जाती है, चेक करते रहना। तो रेशियो ऑफ एनर्जी है ना, तो तुम लोगों को एनर्जी ऑफ हीलियम पूछा है, ठीक है। एनर्जी ऑफ हीलियम इन फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ बेरिलियम, ये तुम लोगों को पूछा है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को कहूट कहूट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, तो देखो ओके सफूरा, आपने एक सिंपल मिस्टेक की है कि आपको वो कैलकुलेट करना ही नहीं था, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, रेशो लेना है ना, तो डायरेक्ट रेशो लो। देखो, डायरेक्ट रेशो लेना गाइस, सो दैट तुम लोग इजिली आंसर निकाल पाओ। तो फॉर्मूला क्या रहता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू रहती है 2 एंड एन की वैल्यू हो गई 4, तो जेड स्क्वायर मतलब 4, जेड स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 अपॉन एन स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, नीचे आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू रहती है 4, गलती से मैंने यहाँ पे +4 लिख दिया है, प्लीज मेक इट +3, एंड एन की वैल्यू हो दी है तुम लोगों को 2, तो जेड स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ठीक है गाइस। तो देखो, ये 2 2 4 कैंसल, ये 2 2 4 कैंसल, ये -13.6 -13.6 कैंसल, तुम लोगों के पास आंसर क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये 4 नीचे वाले 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आएगा 1/16, ठीक है गाइस। आर यू गेटिंग इट, आंसर आया 1/16, दिस इज द आंसर, करेक्ट है। जिनका ये आंसर आया था करेक्ट थे तुम लोग, ठीक है। ओके, अनीशा ऋतुजा, करेक्ट आंसर था आपका, वेरी नाइस। तो गाइस, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो चलो आगे बढ़े। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी डिफरेंस, या फिर नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है गाइस, बट वापस एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस मुझे बताओ, मुझे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी या इसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, व्हाट डू यू थिंक? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में लेके जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा? वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो गाइस, ठीक, अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो लोअर ऑर्बिट में, वो कहाँ पे है, लोअर ऑर्बिट में है, एंड वो हायर ऑर्बिट में जंप करने वाला है, ठीक है। मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो लोअर ऑर्बिट में है, एंड इस लोअर ऑर्बिट में समझ लो ऑर्बिट का नंबर था n1, ठीक है, रैंडम नंबर हम लोग दे रहे हैं n1, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू है n2, ठीक है। और मेरा इलेक्ट्रॉन n1 में प्रेजेंट है, एंड n1 से इसको हायर ऑर्बिट मतलब n2 में जाना है। n1 में एनर्जी है E1, n2 में एनर्जी है E2। अब मुझे बताओ, मुझे नीचे से ऊपर इसको लेके जाना है, मतलब n1 से n2 में लेके जाना है, तो इट विल गेन सम एनर्जी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। नीचे से ऊपर लेके जाना है तो इट विल डेफिनेटली गेन सम एनर्जी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एनर्जी गेन कितनी करेगा वो हम लोगों को निकालना है, मतलब मुझे इन दोनों के बीच का चेंज ही निकालना है ना गाइस, इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है, इज इट क्लियर? E1 से E2 में जाते वक्त कितनी एनर्जी गेन होगी वो मुझे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर 9 जूल्स था और ये अगर 10 जूल्स था, मुझे बताओ मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? नीचे वाली एनर्जी 9 जूल्स है, ऊपर वाली एनर्जी 10 जूल्स है, मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 1 जूल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, परफेक्ट बोल रहे हो। तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, उसके लिए तुम लोग 10 - 9 कर रहे हो,
वो ये डिफरेंस निकालने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, 10 - 9, हायर नंबर माइनस लोअर नंबर। तो हमेशा याद रखो, तुम लोगों को हमेशा हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, एनर्जी इन हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, यही कर रहे हैं। कोई शक? एनर्जी इन हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट ही करना है। कोई शक? अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग हमेशा हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट करोगे एंड हायर ऑर्बिट में हमेशा हायर एनर्जी रहेगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी नाइस। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम? अब देखो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड for excitation from lower orbit to higher orbit is called as excitation energy। ठीक है, जो मैं डेफिनेशन तुम लोगों को लिख के दे दूंगा, डोंट वरी। अब एक्साइटेशन का उल्टा क्या होता है गाइस? एक्साइटेशन के उल्टे का नाम क्या है? डी एक्साइटेशन। वेरी नाइस। ठीक है, तो डी एक्साइटेशन, मुझे बताओ, डी एक्साइटेशन के टाइम पे एनर्जी गेन होती है ना? डी एक्साइटेशन के टाइम पे एनर्जी हम लोग गेन करते हैं, करेक्ट ना? डी एक्साइटेशन के टाइम पे एनर्जी क्या होती है? गेन होती है ना? तो यप, करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। डी एक्स देखो, एक्साइटेशन मतलब लोअर टू हायर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाते हो तो एनर्जी गेन होगी। बट ऊपर से जब मैं नीचे आ रहा हूं तो ये एनर्जी क्या हो रही है? लूज हो रही है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। आर यू गेटिंग इट? तो लोअर टू हायर जाते वक्त, लो सॉरी हायर टू लोअर जाते वक्त एनर्जी क्या होगी? लूज होगी, लॉस होगी। तो सेम सेम फंडा पहले जैसा। ठीक है, कि यहाँ पे ये है N1, दिस इज N1, दिस इज N2। अब मेरा इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी में एंड ये हायर एनर्जी से अभी आने वाला है लोअर एनर्जी में। तो अगेन यहाँ पे दिस वाज E1 E2। अब मुझे वापस चेंज निकालना है। मैंने क्या बोला तुम लोगों को गाइस? एनर्जी का चेंज, एनर्जी का चेंज हमेशा हायर और एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल ही करना। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे? पहले वाले में तुम लोगों ने बोला कि इतनी एनर्जी गेन हुई, तो सेकंड वाले में तुम लोग बोलोगे इतनी एनर्जी लूज हुई। दैट्स इट। ठीक है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन में तुम लोग एनर्जी कितनी गेन हुई और कितनी लॉस हुई उतना ही बोलोगे, प्लस माइनस साइन कुछ नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई शक? तो दिस इज डी एक्साइटेशन। ठीक है, अब इतना तो हो गया, इसकी डेफिनेशन अभी लिख देते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, टू हायर एनर्जी लेवल is called as is called as excitation energy। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस आर द फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाइड करेंगे एंड फाइनल फॉर्मूला तो सबसे सिंप्लीफाइड ही रहने वाला है। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन। चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो जल्दी जल्दी। तो अभी इस फॉर्मूला को थोड़ा और सिंप्लीफाइड करें गाइस। अभी के लिए तो ये जस्ट डेल्टा E2 माइनस E1 ही है। ठीक है, इसको हम लोग यूज इजीली नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर मेरे पास E2 है, ठीक है, तो E2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। गेटिंग इट? E2 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। एंड
E1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। गाइस हम लोगों को हमेशा एक्साइटेशन ही पूछेंगे, डी एक्साइटेशन के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने डी एक्साइटेशन की डेफिनेशन लिखी नहीं। बट अगर क्वेश्चन डेफिनेशन तुम लोगों को चाहिए भी है तो कैसे होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डी एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, दैट्स इट, उतना ही आने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, अब तुम लोगों को E2 और E1 पता है, ठीक है, तुम लोगों को डेल्टा E निकालना है। डेल्टा E का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E इज E2 माइनस E1। तो देखो E2 इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, E1 विच इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुम लोग 13.6 जेड स्क्वायर को बाहर निकालो। क्या कर रहा हूं मैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसे मैं कॉमन ले रहा हूं। एंड अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा गाइस, देखो ये -1/n2 का स्क्वायर है, एंड माइनस माइनस प्लस होके ये +1/n1 का स्क्वायर है। तो +1/n1 का स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा की बढ़ा देते, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर पहले लिख रहा हूं मैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर सेकंड नंबर पे आ गया। अब इसमें से 13.6 कॉमन निकाल दो, तो अपने पास क्या बचेगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा ई। कोई शक? चलो तो क्या, जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं तुम लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाला हूँ, और उसका क्वेश्चन, उसका आंसर तुम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब आंसर कैसे निकालना है वो दैट इज टोटली अप टू यू। आंसर कैसे निकालना है दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, माइनस साइन कैसे गया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, इसलिए तो मैंने ये बीच में एक्स्ट्रा की स्टेप भी ऐड की कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख दी n1 के स्क्वायर वाली। ठीक है, एंड उसके बाद ये माइनस वाली टर्म मैंने बाद में लिख दी। अब इसमें से 13.6 अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, तो माइनस साइन अभी भी है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस लिख के हो गया सबका, लिख के हो गया क्या सबका? ओके लिख दो, कंप्लीट करो इसे, लिखो लिखो लिखो, कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। थोड़ा सा जूम आउट, मैं तुम लोगों को बाद में इसकी पीडीएफ फाइल दे दूंगा, क्योंकि हम लोगों को फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टाइम कम मिलेगा। तो सॉरी फॉर दिस, बट मैं तुम लोगों को पीडीएफ फाइल डेफिनेटली दे दूंगा। तुम लोग जितनी लाइंस रिक्वायर्ड है उतनी लाइंस छोड़ दो, अभी लिखते मत बैठना। ठीक है, कैन यू टेल हाउ टू प्रैक्टिस मोर इफेक्टिवली? हमेशा एक टारगेट रखना अपने एमसीक्यू सॉल्विंग का। ठीक है, समझ लो आज मैंने एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा लिया, आज तुम अभी तक तुम लोगों ने एररलेस में से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहेंगे, बराबर? ठीक है, तो एररलेस में से क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना है, अगर तुम लोगों ने अभी तक किए नहीं रहेंगे तो बोर्ड थियरी तक ही अगर तुम लोग चेक करोगे ना, तो एररलेस में तुम लोगों को मिनिमम 120 टू 200 एमसीक्यूज मिल सकते हैं। बोर्ड थियरी तक ही तुम लोगों को मिनिमम 120 टू 200 एमसीक्यूज मिल सकते हैं एररलेस में। ठीक है, तो अब इतने एमसीक्यूज सॉल्व करना एक दिन में इम्पॉसिबल है। 200 एमसीक्यूज अगर होंगे तो एक दिन में इट इज प्योरली इम्पॉसिबल टू सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए रफ बुक्स खरीद लेना। ठीक है, जो रिसाइकल्ड बुक्स रहती है वो अगर तुम लोगों के आजू बाजू में किधर मिल रही होगी तो वो यूज करना है, सो दैट वो चीप भी रहती है, एंड तुम लोग उनको बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब कैसे भी यूज कर सकते हो। रफ एंड टफ रहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती उनमें। ठीक है, एंड एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए तुम लोगों को रफ वर्क जैसा ही काम करना रहता है, तो प्रॉपर नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि तुम लोग रिसाइकल्ड बुक्स यूज करो,
जो कि तुम लोगों के पास नई जैसी बुक्स रहेगी पूरी, बट यू मस्ट हैव गॉटन माय पॉइंट, ठीक है। एंड 200 एमसीक्यू, अभी इतना तुम लोगों के पास बैकलॉग होगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग अल्टरनेट एमसीक्यू सॉल्व करो, 5, 10, 15, ठीक है, सो दैट इजी हो जाएगा। ओके, तो चलो अब गाइस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट शेल टू थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट शेल से डायरेक्ट थर्ड शेल में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तुम लोगों को कैलकुलेट करनी है। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला तुम लोगों की आंखों के सामने है, शॉर्टकट भी तुम लोगों को मैंने पढ़ा के हो चुका हूँ, तो देखते हैं कौन कितने फास्ट आंसर दे पाता है। ओके, केशव, अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट बनाई नहीं है, सिर्फ ये करके रखा है, वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। तो आपके पास कैसे नहीं मिल रहा है, आपको यूट्यूब यूज नहीं करने आता, ऐसे कैसे? चलो मैं तुम लोगों को फिर भी एक लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, उसके आजू बाजू में ऊपर नीचे तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, श्रद्धा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। प्लेलिस्ट इज देयर, ओके, अगर किसी के पास प्लेलिस्ट होगी तो बताओ, मतलब प्लेलिस्ट इज नॉट देयर आई गेस, वो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट होगी गाइस, वो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट होगी मोस्ट प्रोबब्ली, मैंने तो प्लेलिस्ट देखी नहीं है। ठीक है, मैं बाद में एक बार देखता हूँ और ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, अभी लेक्चर का टाइम पे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। चलो, तो ओके, देखते हैं आंसर, बहुत लोगों के आना स्टार्ट हो गए हैं। तो विशाल करेक्ट आंसर है, श्रद्धा करेक्ट आंसर है, मैं करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। मानस मनस्वी करेक्ट आंसर है, अभिजीत करेक्ट आंसर है, चैतन्य करेक्ट आंसर है, मनस्वी करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ गए, ओम करेक्ट है, स्नेहा करेक्ट है। ओके, तो गाइस यूट्यूब के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने सेंड कर दी है, ये किसी ने तो मुझे सेंड की थी यहाँ पे मैसेज बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में आई थी, तो मैंने वही कॉपी पेस्ट करके दे दी है। तो प्लीज चेक कि वही करेक्ट है कि नहीं, बट बाद में चेक करना, अभी मत करो, ठीक है। तो अब चलो इसका आंसर निकालते हैं। अगर गाइस तुम लोगों ने ये ऊपर वाला फॉर्मूला निकाल यूज किया होगा तो मत करो। तुम लोगों को क्या पूछा है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में, ठीक है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो पूछा है ना गाइस। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी मैंने तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखने बोली है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल की एनर्जी मैंने तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखने के लिए बोली है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस करेक्ट और रॉन्ग? अब अगर ये तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखनी बोली है, तो उसका काम भी तो आना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? हम लोगों का फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हायर माइनस लोअर, तो E3 हायर एनर्जी लेवल माइनस E1 लोअर एनर्जी लेवल, तो E3 is -1.5 माइनस -13.6 -1.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13.6, आंसर आ जाएगा प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस इतना सिंपल है। देखो मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला हर एक जगह पे यूज करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे शॉर्टकट और कॉमन सेंस नाम की भी चीज यूज करने आने चाहिए, ठीक है। अब इसी को अगर मैं इसी को अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला के मेथड से सॉल्व करूँ तो कैसे आंसर आएगा वो देख लो, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फॉर्मूला से भी सॉल्व करनी चाहिए, तो फॉर्मूला से देखो कैसे आंसर आएगा। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाता है तो वो इग्नोर ही कर सकते हैं हम लोग, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13.6 जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 हो गया,
इंटू वन। अब 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एन टू क्या है यहाँ पे, एन टू इज 3, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। गाइस फास्ट नहीं हो रहा है ना, गाइस फास्ट नहीं हो रहा है ना। गाइस आई एम गेटिंग अ कॉल, सॉरी, वन सेकंड, सॉरी फॉर दिस। तुम लोग इसे आगे कंटिन्यू करो जरा। यस गाइस, तो अब तुम लोग सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखो, तुम लोगों को सेम आंसर ही आने वाला है। अब यहाँ पे 1 - 1/8 है, तो 13.6 इंटू 1 - 1/8 हो जाएगा 8/9। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को आंसर आता है 1.51। ठीक है, इसे तुम लोग 8 से मल्टीप्लाई करना, तुम लोगों को सेम आंसर आएगा। 8 8 जा, ठीक है, 8 8 1 जा 8, बाद में 14, तो 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया 12। 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट तो सेम ही है ना। ठीक है गाइस, आर यू गेटिंग इट? देखो, हम लोगों को किधर क्या यूज करना है वो उसका कॉमन सेंस रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर तुम लोग यूज करोगे तो ये फॉर्मूला से तुम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। इसके लिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व किया, बट तुम लोगों के लिए थोड़ा तो टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग अभी और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं गाइस? देखो, ऊपर जो फॉर्मूला बनाया वो सिर्फ शो के लिए, ये तुम लोगों को टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला दिखाया मैंने। ठीक है, दिस इज टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक वाले जो फॉर्मूलाज रहते हैं उनमें बहुत टाइम चला जाता है, तो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी याद रखते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी बहुत जगह पे काम आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, अब व्हाट इज शॉर्टकट फॉर्मूला? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, बराबर। अब E2 के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पहले से बना के रखा है। क्या बना के रखा है? EH इंटू जेड स्क्वायर। गाइस याद है? अब ये 2 है, तो EH इन टू, ठीक है। एंड E1 के लिए हम लोगों के पास पहले से एक फॉर्मूला है, EH इन 1 इंटू जेड स्क्वायर। गाइस अगर याद नहीं होगा तो हम लोगों ने पहले से शॉर्टकट बनाया है। शॉर्टकट याद दिलाता हूँ, देखो, दिस वाज द फॉर्मूला। तो मैं वही फॉर्मूला भी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। अब इतना लिखने के बाद तुम लोग डेल्टा ई निकालने वाले हो, तो डेल्टा ई इज E2 माइनस E1। E2 क्या है हम लोगों का? EH2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस EH1 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तुम लोगों को डेल्टा ई का शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज EH2 माइनस EH1 इंटू जेड स्क्वायर। गाइस प्लीज टेल मी यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, कि मैं पहले तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ उसके बाद शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बोलो प्लीज। एंड देखो, एक ही चीज हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है। हम लोगों ने बोर्स के जो फॉर्मूलाज डिराइव किए उनको ही हम लोग बार बार यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं अराइज हो रहा है ना? ओके, ओके, तो गाइस देखो,
मेरा सिर्फ यही है कि इतना बड़ा फॉर्मूला यूज ना करते हुए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करें, जिसके लिए हम लोगों ने पहले से 4 वैल्यूज याद रख दी है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला तुम लोगों की लाइफ बहुत इजी कर देगा, क्वेश्चन से हम लोगों को पता चल भी जाएगा। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड शेल टू फोर्थ शेल ऑफ लिथियम +2 आयन। ठीक है गाइस, +2 मतलब जेड की वाली हो जाएगी 3। फोर्थ शेल पे जंप कर रहा है मतलब ये हो गया तुम लोगों का N2 की वैल्यू हो गई 4, एंड सेकेंड शेल से जंप करना है मतलब नीचे वाला लेवल, तो ये हो गया N1 जो कि हो गया 2। अब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है? डेल्टा E इज इक्वल्स टू E ऑफ H इन 2 माइनस E ऑफ H इन 1 into Z का स्क्वायर। अब E ऑफ H इन 2 मतलब क्या? तो फोर्थ शेल में देखो, ये अभी एक्चुअली फोर्थ शेल हो जाएगा गाइस, रिमेंबर दिस इज फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी थी? फोर्थ शेल में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी थी? -0.85। एक्चुअली मुझे भी इसका आंसर पता नहीं, इसलिए मैं किसका करेक्ट है किसका रॉन्ग है वो नहीं बोल पा रहा हूँ। तो -0.85 माइनस, अब E1 क्या हो गया? सेकेंड शेल में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी थी? -3.4 इंटू जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? तो जेड स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? -0.85 माइनस माइनस हो जाएगा +3.4 इंटू 9। तो 3.4 माइनस 0.85, तो ये आ जाएंगे 5, ये हो गए 13 तो 5, और ये हो गया 2। ठीक है, तो 2.55 इंटू 9, एंड ये तो तुम लोगों को आराम से करने आ जाएगा। 9 5 दा 54, सॉरी 45, 45 4 कैरी फॉरवर्ड हो गए तो 49.4 कैरी फॉरवर्ड हो गए तो 20, क्योंकि आंसर बहुत बच्चों का आया था। ठीक है, श्रद्धा, अभिजीत करेक्ट आंसर था आपका, मैक करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ओम तिशा करेक्ट आंसर था, तनिषा करेक्ट आंसर, तनिषा आपका थोड़ा सा आगे चला गया था आंसर। बट गाइस देखो, बात कर रहे हैं, बट तुम लोगों की तरफ से भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आज यूएसएस ओपन करके रखना, तुम लोगों को ये भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है यूएसएस में, इससे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो गाइस एम आई लैगिंग? वीडियो लैग हो रहा है क्या? आई गेस आई एम लैगिंग अ लिटिल बिट। ओके, ठीक है, नहीं हो रहा है, ओके। तो चलो गाइस, लिख के कंप्लीट कर दो, अगर कुछ बाकी होगा तो जल्दी जल्दी लिख के कंप्लीट कर दो। राउंड ऑफ करके तुम लोग 23 लिख सकते हो डेफिनेटली, क्यों नहीं? राउंड ऑफ करके हम लोग 23 लिख सकते हैं इसे। ओके गाइस, नाउ विल कम टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन 2.65 आया, 2.65, आई गेस माइन इज करेक्ट, बट यप अगर वैसे आया होगा तो थोड़ा सा ही चेंज आया होगा, नथिंग एल्स। आज भी टेस्ट है, जब आज भी मैं तुम लोगों को लिंक सेंड करूंगा टेस्ट की, और याद रखो उसे टेस्ट मत ही बोलो, उसे क्विज की तरह लेना। ठीक है, एक क्विज ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें टेस्ट मतलब क्या, उस टेस्ट के मार्क्स तुम लोगों के पेरेंट्स को जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी ना मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को तुम्हारे मार्क्स बताने वाला हूँ, इट इज अ क्विज। ठीक है, तो दिमाग शांत रख के आराम से देना, बिंदास देना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो गाइस, शुड वी मूव अहेड?
नाउ नेक्स्ट लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उस एग्जाम का मैंने नाम क्या लिखा है वो मुझे मिल रहा नहीं है उस सारे लिंक्स में। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो चलो गाइस, नाउ विल स्टार्ट विद आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किए, बट अभी एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कैसे डिस्कस करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। गाइस, इन केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मुझे बताओ, देखो पहले हम लोग जरा अच्छे से एक डायग्रामेटिक फॉर्म देख लेते हैं। प्रोटॉन के आजू बाजू में ऐसे वाईफाई जैसे सिग्नल अगर मैंने बना दिया, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, तो ये हो गया हम लोगों का वाईफाई। दिख रहा है मस्त एकदम। तो ये शेल्स है, जो मैं अभी पूरी इमेज नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा वीडियो थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, तो होपफुली अभी लैग नहीं होगा, अभी लैग नहीं होगा। चलो देखते हैं। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया, देखो दिस इज अ प्रोटॉन, और ये उसके आजू बाजू के शेल्स है जो मैंने आधे कट कर दिए। ठीक है, केक का स्लाइस कैसे कट करते हैं वैसे एटम का एक छोटा सा पीस हम लोगों ने बना दिया। दिस इज शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। ठीक है, चार शेल्स मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, वाईफाई के शेल्स, करेक्ट बोल रहे हो। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सिर्फ 2 में ही जाएगा, इसकी गारंटी तुम लोग दे सकते हो, या फिर ये सिर्फ 3 में जाएगा, या फिर ये सिर्फ 4 में जाएगा? मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन वन शेल और इट कैन मूव इन एनी ऑफ दी शेल्स? It can move in any of these shells or it can move in only one shell? Okay, it can move in any of these shells. करेक्ट बोल रहे हो, एक्साइटेशन किसी भी शेल में हो सकता है। कंडीशन क्या है, सिर्फ जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी दो। अगर तुम लोग बहुत थोड़ी सी एनर्जी दोगे, तुम लोग थोड़ी सी एनर्जी दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सिर्फ इतनी गैप कवर करेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा गैप कवर करेगा। तुम लोग अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ तक भी चला जा सकता है। अब तुम लोगों को इसको आयनाइज करना है। मुझे बताओ, आयनाइज करने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है गाइस, देखो पहले जरा हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है वो कंप्लीट कर देते हैं। तुम लोग इसे इधर लेके जा सकते हो, इधर और इधर भी। अब गाइस, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने एक कुछ स्पेशल वर्ड यूज किया था, किसी को याद है? फर्स्ट शेल के लिए मैंने एक स्पेशल वर्ड यूज किया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेल के लिए मैंने एक स्पेशल वर्ड यूज किया था, उसे हम लोगों ने क्या बोला था? ग्राउंड स्टेट। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एंड ग्राउंड स्टेट से हायर शेल्स में जाना, उसे हम लोग एक्साइटेशन क्यों बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट्स में जाना उसे हम लोग एक्साइटेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए, जाने के बाद उस स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। करेक्ट ना? उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो गाइस याद रखो, n इज इक्वल्स टू 1 इज ग्राउंड स्टेट। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट हो गई, 3 भी एक्साइटेड हो गई, 4 भी एक्साइटेड हो गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट GS। ठीक है, अभी तुम लोग GS जब देखोगे तो ग्राउंड स्टेट है ये, इसका मीनिंग। एंड ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट मतलब ES, याद रखना। अब n इज इक्वल्स टू को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लिख रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट से सेकंड में जाना, तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर फर्स्ट एक्साइटेशन। ठीक है, थर्ड में जाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। गाइस देखो ये और कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हर एक छोटी छोटी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लाइक बिल्डिंग फ्लोर, करेक्ट बोल रहे हो, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम लोग जैसे ऊपर जाते हैं सेम टू सेम है वैसे ही। ठीक है, अब ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने को हम लोग बोलेंगे, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। गाइस चलेगा, एफ का फुल फॉर्म देख लो, एफ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, तो ग्राउंड से थर्ड में जाने के लिए क्या बोलेंगे, धनंजय करेक्ट बोल रहे हो, उसे हम लोग बोलेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। एंड ग्राउंड से फोर्थ में जाने को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। कोई शक? ठीक है, अब मुझे आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। मुझे बताओ आयनाइजेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से मतलब n इज इक्वल टू 1 से मुझे कहाँ पे फेंकना पड़ेगा, आयनाइजेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से मुझे कहाँ पे फेंकना पड़ेगा बताओ। आयनाइजेशन करने के लिए, आयनाइजेशन मतलब क्या, तो कंप्लीट रिमूवल होता है, हाँ आउट मतलब पूरा बाहर फेंकना पड़ेगा, तो कौन से शेल में फेंकना पड़ेगा, आउटसाइड एन एटम, तो कौन से शेल में, आउटसाइड एन एटम करेक्ट बोल रहे हो, समझ में आ गया, बट कौन से शेल में फेंकना पड़ेगा मैं पूछ रहा हूँ। सेकंड फोर्थ नहीं, सबके आंसर गलत आ रहे हैं। अरे एकदम हाँ, वैलेंस शेल में, तो मुझे पता वैलेंस मतलब एकदम बाहर वाला शेल कौन सा रहता है, एकदम बाहर, इन्फिनिटी, वेरी नाइस अभिजीत करेक्ट बोल रहे हो। तो हम लोगों को इसको इन्फिनिटी में फेंकना पड़ेगा। तुम लोगों को 2 मिनट पहले ही मैंने पूछा था हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर, तभी तुम लोगों ने इन्फिनिटी मुझे आंसर दिया था, तो हम लोगों को उसे इन्फिनिटी तक फेंकना पड़ेगा। तो अब आयनाइजेशन की डेफिनेशन और एक नई डेफिनेशन, एक्साइटेशन, आयनाइजेशन एनर्जी है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1, ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। ठीक है, एकदम बाहर तक फेंकना है। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। गाइस अगेन ऐसा क्वेश्चन में पूछना कि सर एग्जाम में अगर डेफिनेशन आएगी तो हम लोग कौन सी लिखे, पहले वाली या ये वाली, एग्जाम में डेफिनेशन पूछने नहीं वाले। ठीक है, हम लोग एमसीक्यूज की एग्जाम देने वाले हैं, तो दीज आर जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते जाए सब्जेक्ट की, इसलिए हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, एग्जाम में हम लोग को कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो चलो अब एक्साइटेशन का देख लेते हैं फिर। मुझे बताओ एक्साइटेशन में इनिशियल N1 क्या था, N1 यहाँ पे क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। बट मुझे बताओ N2, तुम लोग इसको कहाँ तक फेंकने वाले हो, तुम लोग इसे कहाँ तक फेंकने वाले हो, इसे तुम लोग कहाँ तक फेंकने वाले हो, इन्फिनिटी तक करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ तुम लोग इतने दूरी पे इसको जब फेंकोगे तो डेल्टा ई का आंसर क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, अच्छे से देखना गाइस, बहुत सिंपल फॉर्मूला डिराइव करने वाले। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सबको यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, अब n1 इज 1, n1 इज 1, तो ये तो हम लोगों को पता है कि n1 जो है वो 1 ही है, डेल्टा ई n1 की वैल्यू 1 है। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। गाइस मुझे बताओ इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, अंडर रूट लो, कुछ भी करो, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा। अब मुझे बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 1 अपॉन
इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। माइनस इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/infinity इज 0। ठीक है, 1/infinity इज 0। ठीक है, तो फाइनली डेल्टा ई क्या बन जाएगा गाइस, 13.6 इंटू 1/1 इज 1। ठीक है, जेड स्क्वायर 1/1 इज 1, माइनस 1/infinity इज 0, तो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन, और हम लोगों ने ऊपर भी जितने भी फॉर्मूलाज देखे उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड जेई मेंस से भी हायर लेवल के एग्जाम से भी इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो जेई मेंस से हायर लेवल की एग्जाम बहुत सारी और रहती है, तुम लोगों को भी पता नहीं होंगी, बट उनमें भी इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आके गए हैं। ठीक है, तो दिस इज, अभी इसको डेल्टा ई मत लिखो, इसे डेल्टा ई मत लिखो, सॉरी फॉर दिस, आयनाइजेशन एनर्जी लिखो, या फिर डेल्टा ई आई ई, ऐसे लिखो, डेल्टा ई आई ई। एडवांस से भी ऊपर होती है क्या? आई विल से नो, एडवांस से डिफिकल्ट एग्जाम, आई डोंट थिंक, एडवांस से ऊपर नहीं होगी। ओके, तो डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, एज सिंपल एज, इतना ही। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन He प्लस एंड Li+2। ठीक है, एक साथ तीनों के आंसर जल्दी जल्दी निकालो। ओके हाँ, वो कोरिया के एग्जाम्स, कोरियन एग्जाम्स, हम लोग इंडियन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं अभी के लिए, इंडिया की एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, नॉट एग्जाम्स फ्रॉम कोरिया। तो गाइस चलो इसका आंसर निकालो जल्दी जल्दी। नीट पोस्ट ग्रेजुएशन इज अ टोटली डिफरेंट एग्जाम ना, वो सिर्फ बायोलॉजी बेस्ड रहती है। नीट पोस्ट ग्रेजुएशन अलग ही हो जाती है वो। ओके, तो आर्यन करेक्ट आंसर है, आंसर इज करेक्ट। अपन आपने सेकंड और थर्ड में मिस्टेक की है, स्क्वायर करना भूल गए आप। महक ऑल आंसर्स आर करेक्ट, धनंजय ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। आर्यन ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके गाइस देखो, हीलियम प्लस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। दिशा करेक्ट आंसर है, विशाल करेक्ट आंसर है। आपने 54 का 5 खा लिया, बट मुझे समझ में आ गया टाइपिंग मिस्टेक है। अभिजीत करेक्ट आंसर है, सिमरन करेक्ट आंसर है, मनस्वी करेक्ट आंसर है, श्रद्धा ऑल आंसर द करेक्ट नाउ। ओके, तो गाइस देखो, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या है, 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो उतना ही रहेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 30 पार हो जाएगा। ठीक है, यस करेक्ट आंसर है। ऋतुजा लास्ट में आपने मिस्टेक की है, भूषण करेक्ट आंसर है। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 13.6 इंटू 4, जिसका आंसर आता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तुम लोगों के आंसर में यहाँ पे छाप रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम+2, मतलब 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, विच इज 13.6 इंटू 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है गाइस, तो एज सिंपल एज दैट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम के ऊपर आई गेस जेई में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जेई में आया था कि नहीं ये तो नहीं पता, बट ये मेरी एक एग्जाम में भी आया था, हमारी भी एक एग्जाम में आया था, तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई गेस दिस क्वेश्चन वाज देयर इन जेई मेंस आल्सो। ठीक है, ईयर मुझे याद नहीं है, बट जेई मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आके गया है। ओके,
तो गाइस टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? देखो आज हम लोगों ने एनर्जी एनर्जी एनर्जी, बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है। तो टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? पक्का? ठीक है, प्लीज इसकी रिवीजन करना। अभी के लिए तुम लोगों को ये बहुत इजी लग रहा है, बट अगर इसके बाद तुम लोगों ने 2 हफ्ते तक इसको कुछ टच नहीं किया तो मेरी गारंटी है कि सब कुछ भूल जाओगे। ये अच्छी बात है कि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स है, बट वो कितने बार देखोगे? उसी बदले अभी ही अच्छे से इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करना। आज जो होमवर्क दूंगा वो नेक्स्ट टाइम आने से पहले अच्छे से करके आ जाना, ठीक है। तो चलो, ओके गाइस, किसी का कुछ लिखना बाकी होगा तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, या फिर लिख दो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, चलो। सर इलेक्ट्रॉन शेल के बीच में नहीं होता क्या? तो नहीं होता। बोर्स ने वही तो हम लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहाँ पे रहेगा? वो ऑर्बिट्स में ही रहेगा, उनके बीच में वो नहीं रह सकता बोर्स के थियरी के अकॉर्डिंगली। राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट बोर्स थियरी, तो मैं सिर्फ बोर्स के थियरी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। काउट के एग्जाम की लिंक तुम लोगों को ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। अभी मुझे उसको जरा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कौन से लिंक है। एक से ज्यादा एग्जाम्स बना के रखी है तो वो ढूंढना थोड़ा टीडियस हो जाता है। ए वेट, बाय बाय नहीं, कौन कौन बोला बाय बाय? रुको 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 रुको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए विच वी बुक वी हैव टू बाय? यू हैव टू बाय ओनली वन बुक विच इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड करो, खत्म है, ठीक है। अरे नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल। तो अभी भी 20 मिनट बाकी है, जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं, रुको। अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ना। तो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है गाइस। तो व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट स्टडी ऑफ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो रदरफोर्ड के लिमिटेशन में हमने लिखा था कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हम लोगों को पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम बहुत फैसिनेटिंग चीज है गाइस, बहुत मतलब बहुत, और इसके बिना केमिस्ट्री केमिस्ट्री है ही नहीं, समझ लो, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें स्पेक्ट्रा पे से ही हम लोगों को पता चलती है। एंड स्पेक्ट्रम जो है वो, पहले हम लोग जरा कैटेगराइजेशन उसका देख लेते हैं कि हाउ हाउ अ स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड। तो स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन माय नोट्स। स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन हम लोग, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर नेचर, बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओके। नेचर और ओरिजिन के कंपैरिजन में हम लोग इसको देखने वाले हैं। अब नेचर तो दो है जो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। नेचर कौन से टाइप के रहता है? तो एक रहता है कंटिन्यूअस, एक रहता है कंटिन्यूअस एंड दूसरा रहता है डिसकंटिन्यूअस। गाइस, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पता है ना? कंटिन्यूअस मतलब ये ऐसे एकदम स्मूथ रहेगा, एंड डिसकंटिन्यूअस मतलब जिसमें ऐसे बीच बीच में गैप्स रहेंगे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अभी गाइस सिर्फ थियरी है, अभी आज हम लोग इसकी थियरी देखने वाले हैं। इसका मैथमेटिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या? तो ओरिजिन मतलब एक रहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक रहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा रहता है एमिशन स्पेक्ट्रम।
ठीक है गाइस, बिलीव मी दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस में भी दो टाइप रहता है एक्चुअली। डिसकंटिन्यूअस में भी एक्चुअली दो टाइप रहता है। ठीक है, एक रहता है लाइन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा रहता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो अब हम लोग इनकी जरा जरा छोटी छोटी थियरीज देखने वाले हैं कि ये कैसे है, क्या है, क्यों है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लेट्स स्टार्ट विथ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है गाइस, साउंड एडिटिंग में भी होता है ये। साउंड एडिटिंग में जो होता होगा वो इससे बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, बिकॉज ये हम लोग यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, साउंड की नहीं। साउंड में भी स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है तो स्पेक्ट्रम आता है, बट वो यहाँ पे नहीं। ओके, तो अब दिस इज अ प्रिज्म, एंड प्रिज्म के अंदर मैं थ्रो कर रहा हूँ एक व्हाइट लाइट। मुझे बताओ गाइस, व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म में से पास होती है तो किस में कन्वर्ट होकर मुझे दिखेगी? सामने की तरफ एक स्क्रीन है, तो 7 कलर्स में डिफरेंट होते हुए दिखेगी। तो पूरा विबग्योर दिखता है। अभी विबग्योर के सारे कलर्स में बनाते नहीं बैठूंगा, बट देखो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू के बाद ग्रीन आता है विबग्योर में, उसके बाद येलो, एंड फिर रेड। ठीक है, बाकी के थोड़े बहुत कलर ऑरेंज, वॉयलेट एंड इंडिको वो छोड़ दो। बट जैसे कुछ हम लोगों को स्प्रेडिंग दिखेगी, एंड जैसे ये स्प्रेडिंग हम लोगों को दिखती है गाइस, जैसे ये स्प्रेडिंग हम लोगों को दिखती है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को ये पूरा विबग्योर, गाइस ये दिख रहा है पूरा विबग्योर। देखो कैसे ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों को जब प्रिज्म में से लाइट पास करते हो तो ऐसा कंटिन्यूअस चेंज मिलता है या नहीं मिलता? जब हम लोग प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं तो ये ऐसा कंटिन्यूअस चेंज मिलता है या नहीं मिलता? मिलता ही होगा, मिलना ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब तुम लोग प्रिज्म में से लाइट लाइट पास करते हो, इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और तुम लोगों को पता है ये कितना प्रेटी दिखता है। ठीक है, अब दूसरा आता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो रहता है वो दो टाइप का रहता है। ठीक है, वन इज लाइन स्पेक्ट्रम, वन इज लाइन स्पेक्ट्रम। एंड लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है गाइस, तो तुम लोगों को जो कंटिन्यूअस मिलने चाहिए थे, तुम लोगों को जो कंटिन्यूअस चीजें मिलनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस कलरेशन मिलने चाहिए थे, वैसे ना मिलते हुए तुम लोगों को अलग अलग छोटी छोटी लाइंस मिलती है। फाइन लाइंस है, एकदम फाइन लाइंस मिलती है हम लोगों को गाइस, याद रखना। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी लाइंस मिलती है। तो ब्लू लाइन, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे ग्रीन लाइन, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे येलो लाइन, एंड फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे रेड लाइन। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तुम लोगों को ग्रेजुअल कलरेशन नहीं मिलेगा, तुम लोगों को ऐसे छोटे छोटे लाइंस मिलेंगी, छोटी छोटी लाइंस दिखेंगी। ठीक है, मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे एक वीडियो भी दिखाऊंगा, तो तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए जरा थियरी देख लो। अब इसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा रहता है बैंड स्पेक्ट्रम। दूसरा आता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब बैंड स्पेक्ट्रम जो रहता है उसमें हम लोगों को अलग अलग बैंड्स दिखते हैं। हम लोगों को इसमें क्या दिखेंगे, तो ऐसे बैंड्स दिखेंगे। तो एक ऐसे ब्लू बैंड, एक ऐसे ब्लू बैंड आया समझ लो। ठीक है, ब्लू बैंड, उसके बाद ऐसे ग्रीन बैंड। इसमें हम लोगों को बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, उनकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा रहती है। फिर ग्रीन, फिर येलो, एंड फाइनली रेड। ठीक है, तो तुम लोगों को ऐसे अलग अलग बैंड्स दिखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है इट इज शोन बाय एटम्स, इट इज शोन बाय एटम्स, याद रखना, दिस इज शोन बाय एटम्स। एंड बैंड स्पेक्ट्रम जो है इट इज शोन बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो किसी के दिमाग में डाउट नहीं आ रहा है कि यार ये कैसे होता होगा? किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि ये ऐसे बैंड्स कैसे आते हैं? हम लोगों ने तो कंटिन्यूअस हमेशा देखा है, तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे बैंड्स। ठीक है,
तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वाले में देखने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग नेक्स्ट वाले में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। रेनबो जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रहता है, रेनबोज में तुम लोगों को ग्रेजुअल डिग्रेडेशन दिखता है कलर्स का, ठीक है। तो वहां पे तुम लोगों को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखता है, दैट इज कंटिन्यूअस, एंड दिस वन इज डिसकंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, वीडियो इज लैगिंग, ओके। देखते हैं अभी भी लैग हो रहा है क्या गाइस, अभी भी लैग हो रहा है? इज इट स्टिल लैगिंग? नो, इट इज क्लियर, ओके। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है? कैन वी सी डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन नेचुरल फिनोमिनन? नेचुरल फिनोमिनन में भी हम लोग कभी कभार देख सकते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज जो रहता है, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइटनिंग डिस्चार्ज जो रहता है दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एलईडीज जो शो करते हैं इवन दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। एलईडीज में भी जो आता है वो डिसकंटिन्यूअस ही रहता है। लाइटनिंग में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो भी डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। अब स्पेक्ट्रम आता कैसे है वो पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोगों को स्पेक्ट्रम के बारे में पता चलेगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आता है वो देखते हैं। देखो गाइस, बने रहना, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड तुम लोगों को अच्छा भी लगेगा। देखो मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के आजू बाजू में ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इसे अलग अलग शेल्स रहते हैं, ठीक है। अब गाइस अच्छे से देखना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये अपना वाईफाई का सिग्नल तो बन गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एंड इस इलेक्ट्रॉन को मैंने करंट दे दिया, मतलब इस एटम को मैंने इलेक्ट्रिकल करंट पास कर दिया। मुझे बताओ करंट जैसे ही मिल गया, इन्हें करंट जैसे ही मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा करंट में से। इसको झटका दे दिया ना हम लोगों ने, तो इसको झटका देके करंट दे दिया, इन द सेंस इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा, मुझे बताओ ये हायर एनर्जी में जंप करेगा कि नहीं? अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा? इट विल जंप इनटू हायर एनर्जी। गाइस इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हम लोगों ने इसको क्या दिया? हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हम लोगों ने इसको प्रोवाइड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ही जंप्ड इनटू, इट जंप्ड इनटू हायर एनर्जी। अब मुझे बताओ, हम लोगों के पास भी ऐसे मतलब कभी कभार दिन भर ऐसे कुछ काम नहीं किया रहेगा, ऐसे ही पड़े थे हम लोग, ठीक है। तो कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, चल भाई आज वॉकिंग के लिए चले जाते हैं, जॉगिंग के लिए चले जाते हैं। तो तुम लोगों ने एक दिन किया, तुम लोगों ने अपने पास एनर्जी थी, हायर एनर्जी में थे, तो तुम लोगों ने बहुत सारा काम किया। मुझे बताओ अगले दिन तुम लोग वापस करोगे क्या जॉगिंग? अगर तुम लोगों ने समझ लो कभी ऐसे सोच लिया कि चलो यार आज कुछ काम नहीं किया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो अगले दिन उठ के वापस जॉगिंग करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई ये हायर एनर्जी में काम करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी में जंप तो मार दिया इसने, बट उधर जाके पता चला कि भाई इधर अपना कुछ काम है नहीं, इधर रहना अपने को जमेगा, ठीक है। तो अगेन व्हाट इट विल डू, ये फिर से अपने नीचे लोअर एनर्जी में जाएगा कि नहीं भाई अपना स्टैंडर्ड नीचे ही है, हम लोग वहां पे ही जाके रहेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ ऊपर जाते वक्त इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर जाते वक्त इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की, बट नीचे आते वक्त ये वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, ये कंपलसरी है क्या? नीचे आते वक्त ये वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी डोनेट करे, ये कंपलसरी है क्या? इज इट कंपलसरी? नो, इट इज नॉट कंपलसरी गाइस। अभी के लिए ये देखो, बाकी तुम लोगों के जो डाउट है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो नीचे आते वक्त ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देता, नीचे आते वक्त ये रिलीज करता है कौन सी एनर्जी गाइस? रेडिएशन एनर्जी। गाइस आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? देखो ऊपर जाते वक्त इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की, बट नीचे आते वक्त ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देगा, ऐसा नहीं है एनर्जी लूज होगी। तो ये एनर्जी जब लूज करेगा तो वो रेडिएशन के फॉर्म में करेगा। कौन से फॉर्म में करेगा? ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम। अब ये रेडिएशन की जो एनर्जी है, फिर जो लाइट है, उसे हम लोग जब प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो उसमें जो कलर्स दिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? अब गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया,
लाइट एनर्जी एमिट करके नीचे गया आया, इसे तुम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलोगे या एब्जॉर्प्शन? इसे तुम लोग एमिशन बोलोगे या एब्जॉर्प्शन? यहाँ पे लाइट एमिट कर रहा है या लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? गाइस बताओ, यहाँ पे लाइट एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है? यहाँ पे ये एमिट कर रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एमिशन, क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहा है, गेटिंग इट? गाइस दिख रहा है ये एमिट कर रहा है, लाइट बाहर आ रही है ना लाइट, तो दिस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में इसका उल्टा होगा, इधर से तुम लोग इसको लाइट दोगे, तुम लोगों को पता होगा लाइट के थ्रू भी फोटोन एक्साइट होता है, हम लोगों ने आयनाइजेशन में देखा था। तो लाइट के थ्रू ये एक्साइट होगा एंड वापस नीचे आते वक्त हीट एनर्जी बाहर देता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए हम लोग एमिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो गाइस थियरी समझ में आई? एमिशन स्पेक्ट्रम की थियरी समझ में आई क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम की थियरी समझ में आई, ठीक है। फिर इस लाइट को हम लोग पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू, इस लाइट को हम लोग पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। एंड इसमें से जो कलर्स आ रहे हैं वो हम लोग चेक करते हैं। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसमें सिर्फ एक ही कलर निकलेगा, इसकी गारंटी है क्या तुम लोगों को? इसमें सिर्फ एक ही रेडिएशन निकलेगी, इसकी गारंटी तुम लोग मुझे दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। क्यों? मैं बताता हूँ। देखो, तुम लोगों ने कलर करंट जरा ज्यादा जोर का दे दिया, तुम लोगों ने करंट जरा ज्यादा जोर का दे दिया, तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा? करंट ज्यादा जोर का मिल गया तो ये सेकेंड शेल में जंप करने के बदले थर्ड शेल में जंप करेगा। गाइस गेटिंग इट? उसके आगे बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इधर से वापस नीचे आएगा, तो वो सेम लाइट एमिट करेगा या कुछ अलग लाइट एमिट करेगा? तो इधर से जब वो बाहर निकलेगा तो वो सेम लाइट एमिट करेगा या कुछ अलग लाइट एमिट करेगा? अलग लाइट एमिट करेगा। अब मुझे बताओ, रेड, सॉरी रेड नहीं, येलो और ब्लू दोनों कंबाइन होकर तुम लोगों को एग्जैक्ट कलर कौन सा दिखेगा? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम लोगों को जब मिलेगा तो तुम लोगों को इधर ग्रीन लाइट दिखेगी। गाइस आर यू गेटिंग इट? तुम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली ग्रीन कलर दिखेगा, क्योंकि वो कलर मिक्स होके आएंगे ना, कलर थोड़ी ना सेपरेट आएंगे, कलर मिक्स होके आएंगे, तो तुम लोगों को ग्रीन कलर दिखेगा। ग्रीन कलर जब प्रिज्म के थ्रू पास करोगे, ग्रीन कलर जब प्रिज्म के थ्रू पास करोगे, तो इसमें से तुम लोगों को येलो और ब्लू कलरेशन दिखेंगे। गाइस एमिशन स्पेक्ट्रम में प्रिज्म का यूज क्यों होता है समझ में आ रहा है? एटम करंट देने के बाद बहुत सारे कलर्स रिलीज करता है और उन कलर्स को सेपरेट करने का काम प्रिज्म करता है। अब प्लीज गाइस इतना मेंटेन करके थे, एक छोटा और थोड़ा टाइम वेट करना, ये डायग्राम बना लो, मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे एक वीडियो दिखाता हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम का, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो एक वीडियो देख के जाना सिर्फ, एंड उसके बाद बस देन यू कैन गो, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा हेवी हुआ क्या? आई गेस हो सकता है, लगा कि आज का लेक्चर हेवी? अगर नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रिज्म की वर्किंग तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। प्रिज्म की वर्किंग तुम लोगों को पढ़ाई जाएगी, अभी के लिए हम लोग वहां पे नहीं घुसेंगे। एंड इस वीडियो में गाइस तुम लोगों को प्रिज्म यूज करते हुए नहीं दिखेगा, एक ग्रेटिंग, मतलब एक ग्रेटिंग क्या रहती है तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर ही फिजिक्स में पढ़ाएंगे, बट ग्रेटिंग यूज हो रही है, ठीक है। तो चलो वीडियो प्ले हो गया है, होपफुली हो जाएगा। गाइस वीडियोस देख के जाना, वीडियो देख के जाना सिर्फ। अच्छा नोट करना है ना? हाँ तुम लोग लिखते रहो, मैं वीडियो प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एज यूजुअल इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। ओके तो इट हैज स्टार्टेड, बहुत कम क्लियरिटी है बट चलेगा, हम लोगों को क्लियरिटी से कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ओके गाइस, कैन यू सी इट? कैन यू सी इट नाउ? ठीक है। तो गाइस देखो, इनके पास जो जो छोटी सी पतली सी थिन पेपर की शीट है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेटिंग, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटिंग। और उसके अंदर तुम लोगों को पहले से वो रेनबो के कंटिन्यूअस कलर्स दिख रहे रहेंगे, पहले वो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, ग्रेटिंग के बारे में क्या है एंड ऑल वो तुम लोगों को लेक्चर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। बट पहले वो तुम लोगों को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा रहता है, जो बीच में बल्ब है वो व्हाइट लाइट थ्रो कर रहे हैं, नॉर्मल लाइट थ्रो कर रहे हैं, तो उस बल्ब में से जो कलर्स आएंगे वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के रहेंगे, तो पहले वो दिखाएंगे एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके अभी वो
प्रिज्म, प्रिज्म बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटिंग जो है उसे ग्रेटिंग बोलते हैं। ग्रेटिंग को, हाँ, उन्होंने सामने रख दिया, तुम लोगों को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिख रहा है गाइस, कितना प्रिटी दिख रहा है। तो दिस इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, इफ यू डू रिमेम्बर, ठीक है। ओके, तो अब ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस तो इससे भी मस्त दिखेगा। वेट अ मिनट, ठीक है, थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है, बट अभी तो हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो अब, हाँ, अभी गाइस ये जो इन्होंने लिया है ना, ये जो उन्होंने लिया है वो दिखा रहे हैं, इट इज अ ट्यूब फिल्ड विद गैस। इसके अंदर कोई एक गैस है, अब कौन सी गैस है उसके लिए हम लोग को वीडियो का ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ, बट कोई भी गैस होने दो, इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक गैस है, ठीक है। अब गैस में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं, गैस में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद गैस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, एक्साइट होगी, डी एक्साइट होते वक्त कलर एमिट करेगी। याद आ रही है थियरी, हम लोगों ने पढ़ी है 2 मिनट पहले। गैस क्या करेगी, करंट एब्जॉर्ब करेगी, एक्साइटेशन होगा, वापस डी एक्साइटेशन में कलर्स एमिट होंगे, वो कलर्स अभी देखेंगे हम लोग। देखो, वो गैस है, गैस अंदर एक ट्यूब के अंदर ऊपर और नीचे इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स वो अभी सर्किट में ज्वाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रोड्स विल ज्वाइन इन सर्किट। ओके, तो उन्होंने सर्किट में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, स्पेसिफिक जो अपैरेटस है उसमें अटैच कर दिया। तुम लोगों को वीडियो के लिंक के लिए ऊपर ही तुम लोगों ने, मैंने जो नाम सर्च किया है वो दिखेगा गाइस, देखो, दिस इज द कलरेशन। तुम लोगों ने नियॉन लाइट देखी होगी, ठीक है, नियॉन लाइट, आर्गन लैंप्स, बहुत अलग अलग लैंप्स आते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत प्रिटी कलर्स दिखते हैं। तो प्रिटी कलर्स इसी की वजह से दिखता है। अभी आज जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है ना, नियॉन लाइट्स में भी सेम कंसेप्ट रहता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक्साइट होता है, वापस डी एक्साइट होते वक्त कलर्स एमिट करता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है वो सिर्फ एक लाइट की वजह से होगा क्या, नहीं, इसमें एक से ज्यादा लाइट्स भी हो सकती है। याद रखो, ब्लू कलर्स में भी एक से ज्यादा लाइट्स हो सकती है, एंड अभी वही लाइट हम लोग देखने वाले हैं। तो अब ये इसमें प्रिज्म जब ऐड करेंगे, करेक्ट बोल रहे हो अभिजीत, ठीक है, तो अभी इसमें जब ये प्रिज्म ऐड करेंगे या फिर वो जो ग्रेटिंग है वो जो ऐड करेंगे, तब तुम लोग कलर्स देखना, बहुत प्रिटी है, यू विल लव इट। तो गाइस अंदर की तरफ गैस ही ग्लो हो रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, एलईडी वेलईडी कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल एक गैस है जिसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रेटिंग वो ऐड करेंगे, वीडियो प्ले है ना, हाँ, ठीक है, यू मस्ट बी सीइंग इट नाउ, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को दिख रहा होगा एक डार्क ब्लू कलर है, थोड़ा सा ग्रीन है, और एकदम थोड़ा सा जो है वो येलो है। कैन यू सी इट गाइस, कैन यू सी इट। तो यहाँ पे ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। गाइस अभी तुम लोगों को कंटिन्यूटी दिख रही है क्या, नहीं, तुम लोगों को बीच में ब्लू, बाद में ब्लैक लाइन, बाद में ग्रीन, बाद में येलो लाइन, बाद में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड ये ऐसे एकदम मस्त दिखता है, एक्चुअली ये बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। एंड वेयर आई वाज, तो मैं तुम लोगों को बोलने वाला था, हाँ, नाउ टेल मी, दिस इज अ बैंड स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। तुम लोगों को यहाँ पे छोटी फाइन लाइन दिख रही है या एक थोड़ी सी थिक बैंड दिख रही है, क्या लग रही है। इट इज अ इट इज अ इट इज अ बैंड स्पेक्ट्रम है गाइस, ये बैंड है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम एकदम फाइन लाइन मिलती है, एकदम फाइन लाइन, जो यूजुअली बनाना भी इम्पॉसिबल, मतलब वो दिखना इम्पॉसिबल ही हो जाता है, बट एकदम फाइन लाइन मिलती है, बहुत छोटी सी लाइन मिलती है। तो दिस इज अ बैंड स्पेक्ट्रम, याद रखना, दिस इज अ बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। फ्लेम्स हम लोगों को हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही देती है। तो चलो गाइस, आई होप यू लाइक आवर टुडेज लेक्चर, एंड टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।